हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के जितने भी सिलेबस में जितने भी पॉइंट है वो सारे मैं 1 बाय 1 यहाँ पर ले रही हूँ, और जिससे कि आपका टाइमली सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं, भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था और जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय इस पद पर नहीं बैठा था, कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा था। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यकाल को 1773 में सर्जित किया गया। 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी। 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी, और 1857, ये आप सभी को बहुत याद भी होगा, 1857 के विद्रोह के बाद इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। मीन्स दैट कि 1858 तक तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाती थी, उसके निदेशकों द्वारा की जाती थी, और 1857 के विद्रोह के बाद इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। उन्नीस ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, हम सबको आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो वाइसराय की पदवी को हटा दिया गया, जो वाइसराय की पदवी थी उसको हटा दिया गया। लेकिन दोनों इन रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल को तब तक जारी रखा गया जब तक कि उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया, तब तक ये जारी रखा गया। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल था वो था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, एवं 1765 से 1767 तक। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त किए होने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड क्लाइव। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत में नियुक्त होने वाले थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको नियुक्ति दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसको किया? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। इनके द्वारा मुख्य कार्य कौन कौन से थे, मुख्य घटनाएं कौन कौन सी जब इनका शासनकाल था, जब ये गवर्नर बने? तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन, ये द्वैत के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं पहली वीडियो में अपनी, जो हमारी पहले की वीडियोज हैं। द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ये जो क्या था? द्वैत शासन था। इसमें राजस्व को वसूलना और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले सारे कंपनी के अधीन थे, लेकिन जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में था। जो भी शासन चलाना है वो भार उनके कंधों पर था, किनके? नवाबों के। क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान वेरेलिस्ट 1766 से लेकर 1769 और कार्टियर 1769 से लेकर 1772 से बंगाल के गवर्नर रहे। तो ये दोनों
उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद बंगाल के गवर्नर रहे। 1757 का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ। तो जो 1757 का प्लासी का युद्ध था वो भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में किया गया, लड़ा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 20 अक्टूबर 1773 से लेकर 1 फरवरी 1785 तक। इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई और जो कार्य हुए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? हेस्टिंग्स। किसके थ्रू बनाया गया इन्हें? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब बनाया गया? 1773 ईस्वी में। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसमें बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया गया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की गई, लेकिन द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी कार्य किया गया 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना। वॉरेन ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन के समय में ही लड़े गए। आंग्ल मराठा युद्ध, वॉरेन के प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध वॉरेन के समय में ही लड़े गए। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, जो सलबाई की संधि से समाप्त हुआ। जो प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुआ और सलबाई की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। और समाप्त कब हुआ? 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी, जो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई के द्वारा समाप्त हुआ। तो ये दोनों ही युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त किए गए। वॉरेन के समय में 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना भी की गई। और वॉरेन ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा, यानी कि हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा की स्थापना भी की। कब की? 1781 ईस्वी में। और 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वॉरेन के समय में ही पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पीट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
अब नेक्स्ट जो गवर्नर बने वो सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का जो कार्यकाल था वो था 1 फरवरी 1785 से लेकर 12 सितंबर 1786 तक। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, यानी कि स्थायी नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 12 सितंबर 1786 से लेकर 28 अक्टूबर 1793 था। इनकी जो मुख्य घटनाएं और कार्य था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा पुलिस शासन व्यवस्था का जनक। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत क्या किया गया, जमींदारों को अब राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। ये सारे काम किसके द्वारा किए गए? कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट थे सर जॉन सोर। सर जॉन सोर का कार्यकाल था 28 अक्टूबर 1793 से लेकर 28 मार्च 1798 तक। इनके जो कार्य थे क्या क्या थे? अहस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन सोर के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। हस्तक्षेप नीति एंड खारदा का युद्ध सर जॉन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों और निजाम के बीच हुआ था। खारदा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। सर अलर्ड क्लार्क, इनका कार्यकाल 18 मार्च 1798 से लेकर 18 मई 1798। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति लागू की। सहायक संधि की पद्धति, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उन्होंने इस संधि का उपयोग किया था और उसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने की थी। वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बिंदु, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इन सब वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती एवं युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये वेलेजली ने की। वेलेजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इस युद्ध में कौन मारा गया? टीपू सुल्तान। इसके शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, जो हमारा हुआ 1803 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 13 जुलाई 1805, 5 अक्टूबर 1805। तो 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो का जो कार्यकाल था 10 अक्टूबर 1805 से लेकर 31 जुलाई 1807 तक। 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि एवं 1806 ईस्वी में वेल्लोर
ईस्वी में राजपुर घाट की संधि और 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की मुख्य घटनाएं घटी। राजपुर घाट की संधि 1805 में धेलकार एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई। धेलकार और सर जॉन बार्लो के मध्य हुई। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 31 जुलाई 1807 से लेकर 4 अक्टूबर 1831। मुख्य घटना और इनके कार्य क्या क्या थे? अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट। अमृतसर की संधि और चार्टर एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई। 9 में रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई। रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता मैटकॉफ ने की थी। 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के काल में ही पास हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट। मार्क्विस हेस्टिंग्स का कार्यकाल 4 अक्टूबर 1813 से लेकर 9 जनवरी 1823। मुख्य घटना एवं कार्य। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से लेकर 1816 ईस्वी को आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। गोरखों के बीच और द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के कारण ही वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा का विवाद चला आ रहा है। काला पानी सीमा का विवाद भारत और नेपाल के बीच किसके कारण आ रहा है? संगोली की संधि के कारण। संगोली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक हुआ और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू, वासिल मोहम्मद और कासिम खां थे। हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। जॉन एडम का कार्यकाल 9 जनवरी 1823 ईस्वी से लेकर 1 अगस्त 1823 तक माना जाता है। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से लेकर 13 मार्च 1828 तक। 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि की गई और 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था। विलियम बटरवर्थ वैले की जो कार्यकाल रहा वो 13 मार्च 1828 से लेकर 4 जुलाई 1828 और इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 4 जुलाई 1828 से लेकर 1833 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया। 1803 ईस्वी में गवर्नर की हैसियत से भारत आया और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और 1833 तक बंगाल के गवर्नर है, जिसे विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के नाम से भी जाना जाता है। विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। मुख्य कार्य एवं घटनाएं इनकी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही कोई युद्ध नहीं हुआ और इसका शासनकाल शांति का काल रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ और एवं इसका शासनकाल शांति का काल रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद इसने शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया। शिशु वध कर दिया जाता था तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया। बेंटिंक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत किया। देवी देवताओं को नर बलि देने का प्रथा का अंत भी बेंटिंक काल में ही हुआ। सर चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1836 तक माना जाता है। मुख्य घटना एवं कार्य। चार्ल्स मेटकॉफ में भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। जो भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगे थे उसको समाप्त कर दिया किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। इस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता? चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल माना जाता है 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1836 तक। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1835 से लेकर 1842 ईस्वी तक हुआ और 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ऑकलैंड के समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऑकलैंड के समय में ही ये सब मिली थी, डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति। ऑकलैंड के कार्यकाल में ही बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण कार्य हुए इनके समय में, बम्बई एंड मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड एलन ब्रो 28 फरवरी 1842 से लेकर 1844 तक। एलन ब्रो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो एलन ब्रो के समय में समाप्त हो गया और 1843 ईस्वी में एलन ब्रो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और 1843 के एक्ट वी के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलन ब्रो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 23 जुलाई 1844 से लेकर 12 जनवरी 1848 तक। इनकी जो मुख्य घटना और कार्य थे। लॉर्ड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 में हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लाहौर की संधि के द्वारा ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, लाहौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नरबली प्रथा पर तो बहुत ही ज़्यादा कुप्रथाएं थी हमारे देश में, तो इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 12 जनवरी 1848 से लेकर 28 फरवरी 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। क्या क्या सुधार किए डलहौजी ने? लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और ये युद्ध लड़ा गया 1848 लेकर 1849 ईस्वी तक, और 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया और सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो डलहौजी के कार्यकाल में 1851 से लेकर 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में वर्मा के लोअर वर्मा एवं पीगू राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर दिया गया। डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही वुड का निर्देश पत्र जिसे वुड्स डिस्पैच आया और जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। तो शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? वुड्स डिस्पैच को। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। 1854 ईस्वी में नया डाकघर अधिनियम पारित किया गया। नया डाकघर अधिनियम, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और ये कब हुआ? 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। और 1856 ईस्वी में ही तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। किसको? तोपखाने के मुख्यालय को। और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया गया। ये कार्य भी किया गया 1856 ईस्वी में। डलहौजी के समय में ही भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। भारतीय बंदरगाहों का विकास भी डलहौजी के समय में ही हुआ था और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी डलहौजी के शासनकाल में ही बनाया गया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा रोकने के लिए भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 28 फरवरी 1856 ईस्वी से लेकर 1 नवंबर 1858 तक माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल कहाँ का था? भारत का। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 से लेकर 21 मार्च 1862 ईस्वी 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया।
प्रथम वायसराय बनाया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। कैनिंग के कार्यकाल में आईपीसी तथा सीपीसी तथा सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित किया गया। भारतीय अधिनियम परिषद 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी इसी काल में हुआ था। और 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्वतंत्र रूप से लागू किया। लॉर्ड एंगलिन का कार्यकाल 21 मार्च 1862 से लेकर 20 नवंबर 1863 तक माना जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन। लॉर्ड एल्गिन की 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सर रॉबर्ट नेपियर 21 नवंबर 1862 से लेकर 2 दिसंबर 1863 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। सर रॉबर्ट नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। सर विलियम डैनिशन का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर 1863 से लेकर 12 जनवरी 1864 तक रहा। सर विलियम डैनिसन को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया था इन्हें। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 12 जनवरी 1864 से लेकर 12 जनवरी 1869 तक रहा। इनकी मुख्य घटनाएं और कार्य क्या क्या थे? जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया और इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था 1869 से लेकर 70 तक कायम की गई। जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में ही पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 12 जनवरी 1869 से लेकर 8 फरवरी 1872 तक माना जाता है। मुख्य कार्य और घटनाएं: लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया और भारत में अंग्रेजों के समय में ही प्रथम जनगणना हुई वो हुई 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के समय में ही हुई थी। मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में अजमेर, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई और 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी थी, तो इनका शासनकाल यहाँ पर समाप्त हो गया था। सर जॉन स्ट्रेची 8 फरवरी 1872 से लेकर 23 फरवरी 1872 तक। सर जॉन स्ट्रेची को भारत के एक कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। द लॉर्ड नेपियर
24 फरवरी 1872 ईस्वी से लेकर 3 मई 1872 तक द लॉर्ड नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में ही नियुक्त किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल 3 मई 1872 से लेकर 12 अप्रैल 1876 तक, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। मुख्य घटना, भारत में उसकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानून को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि का पर भार कम करने की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। नॉर्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया, और नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, किसकी खुल जाने से? स्वेज नहर के खुल जाने से। लॉर्ड लीटन 12 अप्रैल 1876 से लेकर 8 जून 1880 तक माना जाता है। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवेर लीटन एडवर्ड, और इनका उपनाम था ओवेन मेरेडिथ। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, और साहित्य में ऐसे ओवेन मेरेडिथ नाम से जाना गया था। मुख्य घटना क्या क्या हुई? इस समय मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा, और इसने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और एक राज अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई? महारानी विक्टोरिया को। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना, और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया। और शस्त्र एक्ट, जिसको आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ, और जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया। यह एक्ट हुआ 1878 में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। सिविल सेवा परीक्षाओं में लॉर्ड रिपन का शासनकाल 8 जून 1880 से लेकर 13 दिसंबर 1884 माना जाता है। रिपन के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। रिपन के काल में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई, और 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा ही लागू किया गया।
रिपिन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया और 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1873 ईस्वी में एल्बर्ट बिल विवाद रिपिन के समय में ही पारित हुआ। एल्बर्ट बिल, जिसमें भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपिन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड डफरिन 13 दिसंबर 1884 से लेकर इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 1888 तक माना जाता है। किसका? लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन के मुख्य कार्य: डफरिन के काल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, किराया अधिनियम अथवा टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। डफरिन के समय में तीसरा जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा को भारत में मिला दिया गया। लॉर्ड डफरिन के समय में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 10 दिसंबर 1888 से लेकर 11 अक्टूबर 1894 तक माना जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डूरड रेखा के नाम से जाना जाता है, का निर्धारण 1893 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड ने और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड एल्गिन 11 अक्टूबर 1894 से लेकर 6 जनवरी 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई और पूना के चापेकर बंधुओं तथा दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश प्ले कमिश्नर W.C. रैड को गोली मारकर भारत का प्रथम राजनीतिक हत्या की। लॉर्ड एल्गिन के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा और जिसमें करीब 54 लाख लोगों की मौत हुई। एल्गिन ने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में चिताल राज्य के विद्रोह को दबाया। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के समय में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना एवं केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। CID की भी स्थापना की गई। कर्जन के समय में ही उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की स्थापना की गई और शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, जिसकी अनुशंसाओं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
1904 पारित हुआ। कर्जन के समय में ही 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1904 ईस्वी में। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। सिंचाई आयोग का गठन। कर्जन के समय में ही भारत में भयानक अकाल भी पड़ा, जिसमें करीब 60 से लेकर 90 लाख लोगों को मरने का अनुमान लगाया गया। और 1899 ईस्वी से लेकर 1899 से लेकर 1990 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति का विश्लेषण के लिए सर एंटी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन, इसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 18 नवंबर 1905 से लेकर 23 नवंबर 1910 तक। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, और इसके कार्यकाल में ही 1906 में कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन, और जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, और जिसका 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ। लॉर्ड मिंटो के समय में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, और ये पारित हुआ 1909 में, जिसमें सरकार ने भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए। मिंटो के ही कार्यकाल में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। इन्हें वर्मा की जेल में भेज दिया गया। लॉर्ड मिंटो के समय में ही अंग्रेजों ने बाटों और राज करों की नीति औपचारिक रूप से अपना ली थी। लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय 23 नवंबर 1910 से लेकर 4 अप्रैल 1916 तक माना जाता है। इनकी मुख्य घटनाएं और कार्य क्या कहते हैं? लॉर्ड हार्डिंज के समय में सन 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य बनाए गए। बंगाल से अलग करके 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम के अलग राज्य का निर्माण हुआ। हार्डिंग के कार्यकाल में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, और इनके शासनकाल में सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल रहा। और इनके समय में ही 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल तथा गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तिलक ने इनके शासनकाल में ही 4 अप्रैल में 1915 ईस्वी में
एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? हार्डिंग के शासनकाल में। 1916 ईस्वी में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 4 अप्रैल 1916 से लेकर 2 अप्रैल 1921 तक माना जाता है। इनके कार्यकाल में तिलक और रानी एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की और 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके समय में ही भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई, जिसके बाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया गया। 1920 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जो क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 पारित किया गया, जिससे मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी संदेहप्रद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर, जिस पे भी संदेह हो वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। चैम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण हत्याकांड था। इसके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही की गई। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल माना जाता है 2 अप्रैल 1921 से लेकर 3 अप्रैल 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग के समय में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश हो चुका था और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया गया। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। कौन सा? मोपला विद्रोह, जिसके नेता वरियन कुन्नाथ, कुंज अहमद हाजी, सीथी कोया थंगल और अली मुस्लियर थे। लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी 1922 में, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसने? गांधी जी ने। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स
का भारत में आगमन हुआ। M.N. रॉय द्वारा दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया। 1925 में 1922 में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल माना जाता है वो 3 अप्रैल 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 तक माना जाता है। इरविन के कार्यकाल के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की किसने? गांधी जी ने। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन कमीशन उनका नाम था, तो उसके अध्यक्ष थे जो सर जॉन साइमन थे। और इसके एक सदस्य क्लीमेंट एटली थे, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली क्या बने? प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के। इनके कार्यकाल में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और जिसमें भारत को अधिशासी राज्य का दर्जा देने की बात कही। अधिशासी राज्य। कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया और अपने कुछ अनुयायियों के साथ डांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा। इरविन के समय में ही लंदन में ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन। और मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ और जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। जब ये समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, तो उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इरविन के कार्यकाल में ही 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 1929 में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही मृत्यु हो गई थी। इरविन ने खनन और भूविज्ञान के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की। लॉर्ड विलिंगडन का जो कार्यकाल है वो 18 अप्रैल 1931 से लेकर 18 अप्रैल 1936 तक माना है। तो इनके कार्यकाल की जो मुख्य घटना और कार्य थे, लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इनके समय में 1932 में
देहरादून में भारतीय सेना अकादमी IMA की स्थापना की गई और 1934 ईस्वी में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और एवं 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 ईस्वी में और 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पारित किया गया। भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इसी समय की गई। भारतीय किसान सभा के महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ। लॉर्ड लिन लिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से लेकर 1 अक्टूबर 1943 तक माना गया और इनके जो मुख्य कार्य थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में ही पहली बार मुस्लिम लीग की द्वारा 1940 में भारत की मांग की गई और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और 1940 में ही कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 माना जाता है। 1945 में लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक समझौता का आयोजन किया जिसे शिमला समझौता या वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। 1945 में वेवेल के समय में ही 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ और 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक माना जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसरॉय, अगर भारत का अंतिम वायसरॉय पूछा जाता है तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी मुख्य घटनाएं और कार्यकाल में क्या क्या हुआ इनके कार्यकाल में। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। तो भारत का विभाजन की घोषणा करने वाले भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिससे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन करके और भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राज्यों का में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, अब भारत स्वतंत्र हो चुका था तो 15 अगस्त 1947 से 1948 भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। तो व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है
तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।